लेकिन अब क्या हो रहा है, 5 रुपये में एक ही मिल रहा है। क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, उसमें फर्स्ट आ जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। बैंक रेट अगर कम कर दी आरबीआई ने तो क्या होगा, परचेज कर ली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कि ये डिमांड ड्राफ्ट जो भी डिपॉजिट कराएगा उसको 10,000 रुपये पेमेंट करना है ना, मुझे लोन नहीं मिलेगा। 1 लाख का सिर्फ 60% ही मुझे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक के 5 फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। पहला कौन सा था, बैंक ऑफ इशू। दूसरा था बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। तीसरा कौन सा था, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चौथा था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। एंड पाँचवा लास्ट हमारा था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ठीक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जो आरबीआई है या फिर जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई और क्रेडिट को, ठीक है। सो आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो हम पहले देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। सो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी एडॉप्टेड by the central bank RBI to control the money supply, interest rates and credit availability in the economy, ठीक है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई, कौन इसको यूज़ करता है, सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई। किस लिए यूज़ करता है, टू कंट्रोल मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। 3 चीज़ें कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है, ठीक है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करने के लिए और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो मेन गोल क्या हो गए मॉनेटरी पॉलिसी के, 3 मेन गोल हो गए। कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। और मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, यानी कि प्राइस जो है वो स्टेबल रहे, न ज़्यादा बढ़ जाए और न ज़्यादा कम हो जाए, राइट। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, प्राइस का बढ़ जाना, ठीक है। सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस का बढ़ जाना, उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है मॉनेटरी पॉलिसी। और इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, इंटरेस्ट रेट अगर हम जो है सही रखेंगे तो लोग लोन लेंगे, ठीक है। और फिर लोन लेके अपना बिजनेस या फिर स्टार्टअप कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो 2 तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, पहली एक्सपेंशनरी, दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, इंक्रीज मनी सप्लाई टू बूस्ट इकोनॉमी और टू कंट्रोल डिफ्लेशन। इसको हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा मनी सप्लाई का, यानी कि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो रहा है, अब हमें इंक्रीज़ करना है तो हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। डिफ्लेशन क्या होता है, प्राइस का कम हो जाना, ठीक है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। जैसे मंदी जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में, वो है ये, ठीक है। और इसमें डिफ्लेशन में क्या होता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। और दूसरी आ जाएगी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है, डिक्रीज मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसमें हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई बाहर जो है बहुत ज़्यादा हो गया होता है तो उसको कम करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि कम करना है और एक्सपेंशनरी मतलब इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज़ करते हैं, जब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस का बढ़ जाना, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अब इन दोनों के एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, प्राइस बढ़ गई तो परचेजिंग पावर कम हो गई, कैसे कि पहले जो गुड्स था वो, मान लो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। पहले जब मैं छोटी थी ना तो इतना जो पार्ले जी का पैकेट था वो आता था 2 रुपये का, ठीक है। और इतना बड़ा वाला जो होता था ना वो आता था 5 रुपये का, ठीक है। और एक बड़ा आता था वो आता था 10 रुपये का, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने देखा, मैं गई, जो छोटा वाला था ना वो कितने का मिल रहा था मुझे, 5 रुपये का, ठीक है। और ये जो पहले 5 रुपये का था अब वो मुझे मिल रहा है 10 रुपये का। और अब ये जो बड़ा वाला जो पहले 10 रुपये का था वो अब मुझे मिल रहा है 20 रुपये का, ठीक है। ठीक है, ये भी प्राइसेस ही हैं, 2 रुपये का छोटा वाला मिलता था, फिर 5 रुपये का और ये 10 रुपये का। तुम लोगों ने भी देखा होगा, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, पहले ये वाला 2 रुपये का मिलता था, अब ये 5 का मिलता है, यानी कि प्राइस बढ़ गई, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि 5 रुपये के ये वाले 2 मिल जाते हैं मुझे, है ना। 5 रुपये अगर मैं लेके जाती बाज़ार में तो मुझे ये छोटा वाला जो पार्ले जी का पैकेट है वो 2 मिल जाते, है ना। और 1 रुपये और वो एक्स्ट्रा मुझे दे देते वापस से, ठीक है।
लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं 5 रुपये लेके जा रही हूँ और मुझे ये एक ही मिलेगा, है ना, एक ही मिल पाएगा मुझे छोटा वाला। तो अब क्या हुआ, परचेजिंग पावर कम हो गई, है ना। पहले मुझे ये 2 मिलते, 2 ऐसे छोटे पैकेट मिलते पार्ले जी के, 5 रुपये अगर मैं ले जाती तो। लेकिन अब क्या हो रहा है, 5 रुपये में एक ही मिल रहा है। तो हमने क्या देखा कि प्राइस जैसे ही बढ़ गई तो मेरी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। अब है तो मेरे पास 5 ही रुपये, लेकिन पहले मुझे उसमें 2 पार्ले जी के बिस्किट मिल रहे थे, लेकिन अब मुझे एक ही पैकेट मिल रहा है ना। तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, ठीक है। तो ये किस केस में होता है, इन्फ्लेशन के केस में, ठीक है। कि क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गई, यानी कि क्या हुआ, इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हम डिफ्लेशन का एग्जांपल देखते हैं। तो क्या हुआ, जैसे एक कोई भी गुड है, ठीक है, उसकी प्राइस पहले थी 20 रुपये, ठीक है, मान लेते हैं 20 रुपये थी, और अब उसी गुड की प्राइस जो है वो कितनी हो गई है, 10 रुपये हो गई है, ठीक है। 10 रुपये हो गई, यानी कि प्राइस जो है वो कम हो गई, ठीक है। तो अगर पहले मैं 20 रुपये लेके जाती तो मुझे एक ही गुड मिलता, ठीक है, एक ही बॉक्स मिलता, कुछ भी मतलब मान लेते हैं, ठीक है। पहले मैं 20 रुपये लेके जाती तो मुझे एक ही पैकेट मिलता, लेकिन अभी मैं 10 रुपये लेके जाऊंगी तो मुझे एक पैकेट मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो है कम हो गई, तो मेरी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई। कैसे, पहले मैं 20 रुपये लेके जाती थी तो मुझे एक मिलता, लेकिन अब अगर मैं 20 रुपये लेके जाऊंगी तो मुझे 10 रुपये हो गई उसकी प्राइस, तो मुझे 2 पैकेट मिल जाएंगे, ठीक है। 2 पैकेट अब मुझे 20 रुपये के मिल जाएंगे। पहले अगर मैं बात करी थी तो एक पैकेट वो 20 रुपये का मिल रहा था, यानी कि पहले मैं 20 रुपये में एक ही पैकेट ख़रीद पा रही थी, अब मैं 20 रुपये में 2 पैकेट ख़रीद पा रही हूँ। तो मेरी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो गई परचेज़ की। पहले एक पैकेट मिल रहा था, अब 2 पैकेट मिल रहे हैं, यानी परचेजिंग पावर क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। तो ये किस केस में होता है, डिफ्लेशन के केस में। तो अब हम पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। कि सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई जो है वो किन किन टूल्स का, मेथड्स का, ठीक है, किस किस तरीक़ों का इस्तेमाल करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कुछ भी नहीं है, टूल्स ही हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें 2 आते हैं, पहला आता है क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा आता है क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या होता है, 5 होते हैं और क्वालिटेटिव मेजर्स में 4 होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स में सबसे पहले क्या होता है, बैंक रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म BR भी होता है इसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ठीक है। रेपो रेट RR इसको हम बोलेंगे, रीपर्चेज रेट भी हम इसको बोलते हैं। थर्ड आ जाता है रिवर्स रेपो रेट RRR, ठीक है, ये कोई मूवी का नाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मूवी का नाम नहीं है, यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, RRR, ठीक है, RRR भी बोल सकते हैं। फोर्थ आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिफ्थ आ जाएगा लीगल रिजर्व रेशो या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, LRR इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें 2 आएंगे, CRR कैश रिजर्व रेशो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। वहीं पे जो हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स हैं उसमें फर्स्ट आ जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सेकंड आ जाएगा क्रेडिट राशनिंग, थर्ड आ जाएगा मॉरल सुएशन एंड फोर्थ आ जाएगा डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। अब हम इन सबको डिटेल में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट आ जाएगा क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्वांटिटेटिव मतलब क्या हो जाएगा कि कंट्रोल ओवरऑल मनी सप्लाई ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं वो क्या करेंगे, पूरी यानी कि ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, जो हमारे सेकंड कंट्रोल ऑफ मेजर्स हैं, वो क्या करेंगे, सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करेंगे और वहीं पे क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो अब क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में फर्स्ट आ जाएगा बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या होती है, रेट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांसेस लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। बैंक रेट क्या होती है, ऐसी रेट जिस पे सेंट्रल बैंक जो है वो लोन देंगे, कौन सा लोन, याद रखना, लॉन्ग टर्म लोन, किसको, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। सो इस रेट को हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या हो गई कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को जो सेंट्रल बैंक है वो लॉन्ग टर्म लोन देगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म याद रखना, ये मेन है, ठीक है। अब बैंक रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रेडिट क्रिएशन से, ठीक है। CC मतलब क्या हो गया, क्रेडिट क्रिएशन, और BR हमारा क्या है, बैंक रेट, ठीक है।
अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब पता ही है ना, ये वाला साइन प्रोपोर्शनलिटी का, और 1 अपॉन में क्रेडिट क्रिएशन है, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता तो ये 1 अपॉन में नहीं होता, बस क्रेडिट कंट्रोल होता, ठीक है। यानी कि ये बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी सी, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ऐसे होता, ठीक है। लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए 1 अपॉन में मैंने लिखा है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। इसका सिंपली क्या मतलब है कि बैंक रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रेडिट क्रिएशन के। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बैंक रेट बढ़ी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा, ग्रीन पेन से आप लोग देख रहे होंगे। और अगर बैंक रेट जो है वो कम हुई, ठीक है, डिक्रीज़ हुई, तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ जाएगा, बस यही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब देखो बैंक रेट क्या होती है कि जिस रेट पे जो कॉमर्शियल बैंक है उनको लोन मिलेगा, है ना। तो अगर सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट बढ़ा दी, यानी कि अब कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को, क्योंकि लोन लिया है ना तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे तो उनके पास कम पैसे बचेंगे, तो इसलिए वो क्रेडिट क्रिएट कम कर पाएंगे, ठीक है। वहीं पे उल्टा ले लो कि बैंक रेट अगर कम कर दी आरबीआई ने तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। हम आम कॉमर्शियल बैंक जो है पब्लिक को ज़्यादा दे पाएंगे क्रेडिट, ठीक है। तो इसीलिए क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं कि आरबीआई ने अगर बैंक रेट बढ़ा दी तो क्या होगा, और अगर आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दी तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो जब आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाई तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देनी पड़ेगी, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, डिस्करेजिंग बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग एनी लोन। तो अब क्या होगा, जो बोरोवर्स होंगे यानी जो सेंट्रल बैंक से जो लेने आएंगे, ठीक है। देखो ये कैसे होता है, सबसे ऊपर कौन होती है, आरबीआई होती है। आरबीआई किसको लोन देगी, कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक किसको लोन देते हैं, पब्लिक को, ठीक है। तो अब पब्लिक को लोन चाहिए तो सेंट्रल बैंक के पास जाएगी, सेंट्रल बैंक को लोन चाहिए तो आरबीआई के पास जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आरबीआई उसने बैंक रेट बढ़ा दिया, यानी सेंट्रल बैंक को आरबीआई को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो सेंट्रल बैंक है वो भी अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, यानी सेंट्रल बैंक जिस रेट पे पब्लिक को लोन दे रहा था वो रेट बढ़ा देगा, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कर देगा। तो अब क्या होगा, पब्लिक जो है वो डिस्करेजिंग बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग एनी लोन। तो अब जो बोरोवर्स हैं यानी कि जो पब्लिक है वो लोन नहीं लेगी, ठीक है, लोन नहीं ले पाएगी। क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने जो है अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। क्यों बढ़ाई, क्योंकि उसको भी तो आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देनी पड़ रही है, इसीलिए। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस मनी सप्लाई, तो इसीलिए मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी मार्केट में। क्यों, क्योंकि लोग लोन लेंगे ही नहीं, और अगर कोई लोन लेगा ही नहीं तो फिर मनी सप्लाई मार्केट में, यानी लोन लेंगे यानी पैसे लेंगे, ठीक है, और फिर इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस वगैरह में, तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे तो हम लोन ही नहीं ले रहे हैं, यानी कि पैसे नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टेबलाइजेस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इससे जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, यानी कि जो हमारी जो मार्केट में सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जो बढ़ी हुई थी वो क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। वापस से धीरे धीरे प्राइस जो है वो कम होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि लोगों को तो लोन ही नहीं मिल रहा, इसीलिए, ठीक है। अब वहीं पे इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर आरबीआई ने बैंक रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट भी कम कर देंगे, ठीक है। जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो वो लोगों से भी कम ही लेगा, है ना, ज़्यादा लेके भी क्या करेगा, तो इसीलिए कमर्शियल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। फिर क्या हो जाएगा, एनकरेजिंग बोरोवर्स टू टेक लोन्स, तो अब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गई, तो अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, है ना। पहले मान लो इंटरेस्ट रेट थी 10%, अब अगर इंटरेस्ट रेट हो गई है 8%, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा मनी सप्लाई, ठीक है। एकदम इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो फिर जो मार्केट है उसमें हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। मनी सप्लाई अपन ने पढ़ा ही था कि मार्केट में कितना पैसा है इस समय, ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई यानी कि जो पब्लिक के पास जो पैसा है, जो बैंक्स के पास पैसा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो पब्लिक के पास जो पैसा है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, स्टेबलाइजेस डिफ्लेशनरी सिचुएशन। डिफ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस जो है वो कम हो जाती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। क्यों,
क्योंकि देखो पहले प्राइस कम थी, ठीक है, अब क्या होगा कि जो लोग हैं वो लोन लेंगे, ठीक है, पैसे लेंगे तो मनी आएगी उनके पास, तो वो लोग अपनी प्राइस जो है बढ़ा देंगे, तो धीरे धीरे ये जो प्राइस कम हुई है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ जाएगी और इंक्रीज़ हो जाएगी और एक स्टेबल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। नाउ सेकंड क्वांटिटेटिव मेजर्स में आ जाएगा रेपो रेट या फिर रीपर्चेज रेट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। रेपो रेट क्या हो जाएगी, रेट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांसेस शॉर्ट टर्म लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जो बैंक रेट थी या फिर जो डिस्काउंट रेट थी वो तो क्या थी कि सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन दे रहा था, लेकिन रेपो रेट में क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स देगा सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स देगा और बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन्स दे रहा था, ठीक है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को। चलो तो अब जो रेपो रेट है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रेडिट क्रिएशन से। कैसे कि जब रेपो रेट बढ़ जाएगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, जब रेपो रेट कम होगी तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमने बैंक रेट का देखा था। हमारी रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, RRR, ठीक है। दिस इज़ एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। अब रेपो रेट जो हमने ऊपर पढ़ी उसका एकदम उल्टा क्या है, रिवर्स रेपो रेट, नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है रेपो रेट और यहाँ पे क्या है रिवर्स रेपो रेट, यानी रेपो रेट को पलट दो, उल्टा कर दो, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि देखो रेपो रेट मतलब क्या होता है कि व्हेन द कमर्शियल बैंक्स हैव सरप्लस फंड, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के पास क्या हो गया, सरप्लस, यानी कि बहुत ज़्यादा फंड हो गया, फंड मतलब बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, मनी हो गई, ठीक है, तो दे कैन डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट। तो अब कमर्शियल बैंक्स ने दिमाग लगाया कि ये जो हमारे पास ज़्यादा मनी है क्यों ना हम इसको सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करा के और फिर ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करें, ठीक है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जमा करा देते हैं। तो अब द रेट एट विच इंटरेस्ट इज़ पेड बाय सेंट्रल बैंक ऑन द डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद इट, यानी कि रिवर्स रेपो रेट क्या हो गई कि ऐसी रेट जिस पे जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, रेपो रेट में क्या हो रहा था कि जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से लोन ले रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक को देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो कमर्शियल बैंक है वो जो है इंटरेस्ट देगा, क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, किसको, RBI को या फिर सेंट्रल बैंक को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने यानी कमर्शियल बैंक्स ने अपना जो सरप्लस फंड है, जो ज़्यादा पैसे हैं वो सेंट्रल बैंक के पास जमा कराए हैं इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो RBI है वो क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, किसको, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे RBI इंटरेस्ट देगा कमर्शियल बैंक को और यहाँ पे जो है RBI को, यहाँ पे कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट दे रहा था RBI को, ठीक है। चलो तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रेडिट क्रिएशन से। कैसे, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हुई तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो वापस से, अगर RBI ने इंक्रीज़ कर दिया रिवर्स रेपो रेट को तो क्या होगा, इनकरेजेस कमर्शियल बैंक्स टू डिपॉजिट मोर अमाउंट विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब अगर RRR बढ़ जाएगी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करेंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा कमर्शियल बैंक्स को। तो अब क्या हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, रिड्यूसिंग द अमाउंट अवेलेबल फॉर क्रेडिट। तो अब कमर्शियल बैंक ने जितना भी उसके पास सरप्लस फंड्स था वो तो किसको दे दिया, सेंट्रल बैंक को दे दिया कि भाई ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब उसके पास तो कम पैसे बच गए, तो अब वो क्रेडिट कम दे पाएगा पब्लिक को, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो अब क्या हुआ कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी इकोनॉमी में और इससे क्या होगा, वही स्टेबलाइजेज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, जो हमारी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है, स्टेबल हो जाएगी, प्राइस जो बढ़ रही थी वो अब कम हो जाएगी। वहीं पे अगर जो सेंट्रल बैंक है उसने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, तो क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है वो कम अपना पैसा रखेंगे सेंट्रल बैंक के पास, राइट, डिस्करेजेस कमर्शियल बैंक टू डिपॉजिट लेस अमाउंट विद द सेंट्रल बैंक, है ना। तो इससे क्यों, क्योंकि उनको लेस इंटरेस्ट मिलेगा। कमर्शियल बैंक कम पैसे क्यों रखेंगे सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि उन्हें कम इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, क्यों, क्योंकि जो रिवर्स रेपो रेट है वो कम हो गई तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, ठीक है।
इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द अमाउंट अवेलेबल फॉर क्रेडिट। अब जब कमर्शियल बैंक ने अपने पैसे आरबीआई के पास डिपॉजिट ही नहीं कराए तो क्या होगा, जो क्रेडिट, जो उनके पास जो पैसे होंगे वो बढ़ जाएंगे, तो वो लोगों को पब्लिक ज़्यादा क्रेडिट दे पाएंगे, ज़्यादा लोन्स दे पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि कॉमर्शियल बैंक खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे रहा है, राइट, क्रेडिट दे रहा है। तो इससे क्या होगा, स्टेबलाइजेस डिफ्लेशनरी सिचुएशन। इससे क्या होगा, डिफ्लेशनरी सिचुएशन, यानी कि जो प्राइस हमारी कम हो रही थी सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा मनी आएगी, राइट। तो डिफ्लेशनरी जो सिचुएशन है यानी प्राइस कम हो रही थी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आपको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं कि when there is an increase in the reverse repo rate by the central bank, it encourages commercial banks to deposit more amount with the central bank, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, because commercial banks will gain maximum interest, ठीक है। अगली लाइन क्या लिखेंगे, this reduces the amount available for credit with the commercial banks। उसके बाद क्या लाइन आएगी कि this reduces the money supply in the economy and stabilizes inflationary situation, ठीक है। ऐसे करके पूरा आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, क्वांटिटेटिव मेजर आ जाएगा क्रेडिट कंट्रोल का, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है OMO, ठीक है। हर एक वर्ड का आगे का हमने लेटर ले लिया, OMO, और शॉर्ट फॉर्म बना दिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो आरबीआई है वो क्या करती है, सेल करती है और परचेज़ करती है, किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इनको इशू करती है आरबीआई, ठीक है, और ओपन मार्केट में सेल करेगी या फिर परचेज़ करेगी। तो ओपन मार्केट में कौन कौन इंक्लूडेड है, पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगी, इशू करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, तो अब सेल करेगी, तो परचेज़ कौन करेंगे, पब्लिक या फिर कमर्शियल बैंक परचेज़ करेंगे। और अगर आरबीआई जो है परचेज़ करेगी तो किससे परचेज़ करेगी, पब्लिक और कमर्शियल बैंक से वापस से ले लेगी अपने पास, ठीक है। तो अब देखो, आरबीआई ने अगर सेल करी है जीएस मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अगर आरबीआई ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो सेल करी है, किसको सेल करी है, ओपन मार्केट में, ठीक है, भूलना मत, ओपन मार्केट में सेल कर दी, तो अब पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स ने परचेज कर ली, राइट। सो लेस क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने क्या कर ली, परचेज़ कर ली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो अब परचेज़, जब हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो हम पैसे देंगे, ठीक है। तो अब कमर्शियल बैंक्स ने परचेज़ कर लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो पैसे जो है वो किसको दिए होंगे, आरबीआई को दिए होंगे, क्या दिए होंगे, मनी दी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची है आरबीआई ने और कमर्शियल बैंक ने परचेज़ करी है, तो पैसे आरबीआई को दिए, तो उसके पास तो पैसे कम बच गए कमर्शियल बैंक के पास, तो कम पैसे यानी कि लेस क्रेडिट। अब वो आगे, अब कमर्शियल बैंक के पास खुद ही के पास ही पैसे कम है, तो वो पब्लिक को आगे क्या ही लोन दे पाएगा, ठीक है, क्या ही क्रेडिट दे पाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस क्रेडिट होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स गिव मनी टू आरबीआई, ठीक है, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को मनी दी तो इसीलिए लेस क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। उससे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब वही, अगर कमर्शियल बैंक लोन ही नहीं दे पा रहा तो फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोग लोन ही नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन स्टेबलाइजेस, ठीक है। वही पूरी पिक्चर है हर, मतलब, ठीक है, वही सब कुछ हमें लिखना है हर एक पॉइंट में, क्या कि क्रेडिट जो है वो कम क्रिएट होगा, कमर्शियल बैंक मनी आरबीआई को देगी, इससे मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होते ही क्या होगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। वहीं पे इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि आरबीआई ने अगर परचेज़ कर लिए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो कमर्शियल बैंक से परचेज़ कर ली। अब आरबीआई ने परचेज़ करी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो आरबीआई जो है वो पेमेंट करेगी किसको, कमर्शियल बैंक्स को। तो आरबीआई जो है वो पेमेंट करेगी कमर्शियल बैंक्स को, तो आरबीआई जो है वो रुपीज़ देगी कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक के पास बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब वो कमर्शियल बैंक जो है ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा, ज़्यादा पब्लिक को लोन दे पाएगा, राइट।
आरबीआई गिव्स मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है, आरबीआई परचेज कर रही है तो आरबीआई तो पैसे देगी ना, जो परचेज करता है वही तो पैसे देता है, राइट। अब इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो इससे क्या हुआ, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा मनी आ गई, तो अब मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। कैसे, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ठीक है, कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन्स दे पाएंगे, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, तो इसलिए मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी मार्केट में। इससे क्या होगा, डिफ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। डिफ्लेशनरी सिचुएशन यानी कि प्राइस क्या हो रही थी, कम हो रही थी, लेकिन अब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। वहीं पे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन यानी प्राइस क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन अब रिडक्शन ऑफ मनी सप्लाई हो जाएगा तो जो हमारी प्राइस जो बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये अपोजिट होता है, राइट। नाउ फोर्थ क्वांटिटेटिव मेजर जो हमारा है वो है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा LRR, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्रेडिट क्रिएशन वाली वीडियो में कि बैंक्स जो हैं टोटल डिपॉजिट जो भी पब्लिक जमा कराती है उसमें से कुछ पार्ट जो है रख लेते हैं एज अ रिजर्व, ठीक है, और फिर जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको लोन में दे देते हैं, है ना। कि वो जो रिज़र्व रखते हैं बैंक, वो क्यों रखते हैं, ताकि कोई अगर कैश लेने आए तो हम उसे कैश में पेमेंट कर सकें, ठीक है, बैंक्स उसको कैश दे सकें, ओके। तो अब यहाँ पे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के हम दो पार्ट्स कर देंगे। फर्स्ट हो जाएगा CRR, दूसरा हो जाएगा SLR, ठीक है। CRR मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, और SLR मतलब क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। देखते हैं ये दोनों क्या है। तो जो कैश रिजर्व रेशो है वो क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच दे आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशो क्या हो जाएगा कि मिनिमम परसेंटेज, जो कि मिनिमम परसेंटेज किसकी, टोटल डिपॉजिट्स की, जो कि कमर्शियल बैंक्स को किसके पास रखनी है, सेंट्रल बैंक्स के पास रखनी है, ठीक है। ये हमारा हो गया कमर्शियल बैंक, ठीक है, ये रहा। तो कमर्शियल बैंक को जो भी टोटल डिपॉजिट्स हैं उनका कुछ ना कुछ पार्ट, इतना पार्ट जो है किसके पास रखना होगा, आरबीआई के पास रखना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशो पे। सो मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स एज रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, ठीक है। यानी कि ये वही है सेम LRR जैसा, कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनको कुछ पार्ट जो है टोटल डिपॉजिट्स का, सेम वही है, टोटल डिपॉजिट्स का खुद के पास ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था कि टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना था, लेकिन यहाँ पे खुद के पास ही रखना है। किस फॉर्म में रखना है, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना है, ठीक है। लिक्विड एसेट्स मतलब कि जब भी हमें कैश की ज़रूरत पड़े तो वो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। लिक्विड एसेट्स मतलब क्या होता है कि ऐसे एसेट्स जिनको हम फटाफट से जो है कैश में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। जब भी हमें कैश की ज़रूरत हो तो हम लिक्विड एसेट्स को बेच के कैश में पेमेंट ले सकें, ओके। अब CRR जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रेडिट क्रिएशन के, और SLR भी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रेडिट क्रिएशन से, ठीक है। आपने देखा होगा कि जितने भी हमने मेजर्स पढ़े, चाहे वो बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो, वो सब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होएगा, और एक कम होएगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है कि अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन हम कम कर पाएंगे, ठीक है। खुद ही सोच के देखो ना कि क्या होएगा, ठीक है। अब हमें जो है पूरा लिखना पड़ेगा कि अगर कैश रिज़र्व रेशो जो आरबीआई है उसने बढ़ा दिया, ठीक है, कैश रिज़र्व रेशो की रेट बढ़ा दी, तो जो कमर्शियल बैंक्स होंगे उनको ज़्यादा डिपॉजिट कराना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो कमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसे बचेंगे, ठीक है। तो वो आगे फिर पब्लिक को लोन कैसे दे पाएंगे, राइट। और वहीं पे अगर कैश रिज़र्व रेशो कम कर दिया तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, ठीक है। कि अगर कमर्शियल बैंक्स को कम पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास तो फिर वो ज़्यादा पैसा पब्लिक को दे पाएंगे लोन के तौर पे, ठीक है, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। वहीं पे अगर हम SLR में आ जाते हैं तो अगर SLR की रेट बढ़ा दी आरबीआई ने तो क्रेडिट कम क्रिएट कर पाएंगे कमर्शियल बैंक। क्यों? क्योंकि वही कमर्शियल बैंक को अपने पास जो है ज़्यादा रिज़र्व रखने होंगे और वो पब्लिक को लोन जो है वो कम दे पाएगी, ठीक है, पब्लिक को लोन कम दे पाएगी। वहीं पे अगर SLR की रेट कम है तो फिर हम ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कैसे? कमर्शियल बैंक अपने पास कम रिज़र्व रखेंगी, ठीक है, तो पब्लिक को ज़्यादा लोन दे पाएंगे, राइट, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा आंसर लिखना है।
देखो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स में है ना आपको टोटल डिपॉजिट्स की जगह ना NDTL ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, कि मतलब बैंक्स जो है वो टोटल डिपॉजिट्स का परसेंटेज नहीं रखते हैं, वो क्या रखते हैं, नेट डिमांड लाइबिलिटीज़ या फिर नेट डिमांड डिपॉजिट्स और नेट टाइम लाइबिलिटीज़ या फिर नेट टाइम डिपॉजिट्स रखते हैं, उनका पार्ट रखते हैं, ठीक है, RBI के पास या फिर खुद के पास। तो टोटल डिपॉजिट्स के हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है, ND, एक तो ND नेट डिमांड और एक TL यानी कि टाइम लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब देखते हैं नेट डिमांड लाइबिलिटीज़ भी इसको हम बोलते हैं या फिर नेट डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है, करंट अकाउंट्स, सेविंग्स अकाउंट्स, ओवरड्राफ्ट्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है करंट अकाउंट्स किसके होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के होते हैं। सेविंग्स अकाउंट किसके होते हैं, हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों के होते हैं, ठीक है, या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स के होते हैं, रिटेल ओनर्स के होते हैं जिनकी छोटी मोटी शॉप होती है, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट्स पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, और इन दोनों में चेक फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता था, हमने पढ़ा था, ओवरड्राफ्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फैसिलिटी जो है वो सिर्फ करंट अकाउंट वालों को मिलती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को मिलती है। इसमें वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा निकाल सकते हैं, ठीक है, सो ज़्यादा निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में से कुछ ही लिमिट तक, ठीक है, बैंक उनको ये लिमिट देता है कि आप ज़्यादा निकाल सकते हैं बैंक अकाउंट से, और जितना वो निकालेंगे उतने पे उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाता है डिमांड ड्राफ्ट्स पे। डिमांड ड्राफ्ट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है DD, ठीक है। तो अब देखो डिमांड ड्राफ्ट्स थोड़ा सा नया है तुम लोगों के लिए, तो मैं बता देती हूँ। डिमांड ड्राफ्ट्स क्या होते हैं कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं बैंक के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे है ना 10,000 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दो, ठीक है, 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दो। तो बैंक क्या करेगी, डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देगी और मैं जो है बैंक को पेमेंट कर दूँगी, या तो कैश में करूँगी या फिर अपने चेक वगैरह से, या फिर अपने ही मतलब मेरा अकाउंट तो है इसी ना बैंक में, तो मैं बोल दूँगी कि मेरे अकाउंट में से तुम लोग 10,000 रुपये डिडक्ट कर लो, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, उस डिमांड ड्राफ्ट में क्या लिखता है, डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, बैंक उसमें क्या लिखता है कि ये डिमांड ड्राफ्ट जो भी डिपॉजिट कराएगा उसको 10,000 रुपये पेमेंट करना है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया कि बैंक जो है दूसरे बैंक को ऑर्डर दे रहा होता है कि ये डिमांड ड्राफ्ट जो भी लेकर के आएगा उसको तुम 10,000 रुपये का पेमेंट कर देना, ठीक है। अब मैं जो है ये डिमांड ड्राफ्ट ले जा करके जिसको भी मुझे 10,000 रुपये का पेमेंट करना है उस इंसान को दे दूँगी, ठीक है। अब वो इंसान बैंक के पास जाएगा और उसे 10,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि वो इंसान जो है सेम बैंक की ब्रांच में चल जाए, जैसे कि मेरा अकाउंट जो है ICICI बैंक में है, मैंने वहाँ से डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाया, और जो दूसरा पर्सन है जिसको मैंने डिमांड ड्राफ्ट दिया, ठीक है, तो उसका जो बैंक अकाउंट है वो भी ICICI में हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरी कोई ब्रांच में हो उसका, ठीक है, HDFC या फिर SBI, इन सब में हो तो भी डिमांड ड्राफ्ट वर्क करता है, ठीक है। ये हो गया डिमांड ड्राफ्ट। अब देखते हैं नेट टाइम लाइबिलिटीज़ और डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि टाइम लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। लाइबिलिटी मतलब समझ रहे हो ना कि बैंक को जो है ये वापस से पेमेंट करना होता है, ठीक है, अपने पास नहीं रखता है बैंक। अभी जैसे ये इन सारे अकाउंट्स में हमने ही तो पैसा जमा कराया ना बैंक को, तो बैंक थोड़ा ना रखेगा, वो तो हमें वापस पे करेगा, तो ये लाइबिलिटी की तरह होता है कि भाई तुम संभाल के रखो, ठीक है। टाइम लाइबिलिटीज़ में आ जाता है FD फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट RD। FD आपको पता ही है, फिक्स टाइम के लिए हम जो है पैसे जमा कराते हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और FD की रेट जो है सबसे ज़्यादा होती है इंटरेस्ट की, रिकरिंग डिपॉजिट की रेट उससे कम होती है। और टर्म डिपॉजिट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कुछ ना कुछ टर्म पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए हम लोग जमा कराते हैं पैसे, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट पता ही होगा, हर महीने हम जमा कराएंगे और उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स में हम एक ही बार में जो है बड़ा सा अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं, ओके। अब टाइम लाइबिलिटीज़ और नेट डिमांड लाइबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है कि ये तो ऐसे डिपॉजिट्स या फिर लाइबिलिटीज़ हैं जिनको हम विड्रॉन कर सकते हैं हमारी डिमांड पे, ठीक है। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना कि नेट डिमांड लाइबिलिटीज़ और डिपॉजिट्स, तो इसीलिए हम जब चाहें हमारी डिमांड पे इनको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वापस ले सकते हैं विदाउट एनी नोटिस, ठीक है। यानी कि मेरा सेविंग्स अकाउंट होगा, ठीक है, तो मैं बैंक में जाऊंगी, मेरी डिमांड है इतने पैसे निकालने की, तो मैं बैंक में जाऊंगी और पैसे निकाल के ले आऊँगी, ठीक है। तो ये मेरी डिमांड पे मुझे कोई पहले से नोटिस भी नहीं देना पड़ा, राइट।
लेकिन वहीं पे टाइम लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, डिपॉजिट्स और लाइबिलिटीज़ विड्रॉन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, ठीक है। इसको आप एक फिक्स्ड टाइम के बाद ही जो है विड्रॉ कर सकते हो। जब एफडी की मैच्योरिटी डेट आएगी तभी आपको वो सारा का सारा पैसा जो है वो वापस मिलेगा। रिंग डिपॉजिट में भी यही होता है, टर्म डिपॉजिट्स में भी यही होता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है टाइम लाइबिलिटीज़ हैं, इसीलिए वो कुछ फिक्स पीरियड के लिए टाइम के लिए वहीं पे रहेंगी। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्रेडिट कंट्रोल के मेजर पे, जिसका नाम है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। क्वांटिटेटिव में तो क्या था, हम पूरे ओवरऑल इकोनॉमी पे असर डाल रहे थे, लेकिन क्वालिटेटिव में क्या हो जाएगा, कंट्रोल स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे ही जो क्रेडिट है वो हम कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट इसमें आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, मार्जिन इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन, ठीक है। अब देखो इसको समझो कि मार्जिन क्या होता है, डिफरेंस होता है, यानी कि ये पहली चीज़ है और यहाँ पे डिफरेंस है और दूसरी चीज़ है, डिफरेंस मतलब वही माइनस, ठीक है। तो अब किन दो चीज़ों को हम माइनस कर रहे हैं समझते हैं। अमाउंट ऑफ लोन, यानी कि अमाउंट ऑफ लोन कि मैंने कितने रुपए का लोन लिया है, ठीक है, सो अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर। बोरोवर कौन है, मैं हूँ, ठीक है। मैं बैंक के पास गई, मैंने बोला कि मुझे जो है लोन चाहिए, तो अब लोन मुझे ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा, ठीक है। मुझे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बैंक को। सिक्योरिटी क्या हो सकती है, या तो मैं बोल सकती हूँ कि ये रहे मेरे घर के कागजात, मेरे घर की जो वैल्यू है वो इतनी है, आप ये रख लो, अगर मैं लोन नहीं चुका पाती हूँ तो आप ये घर बेच के जो है पैसे ले लेना, ठीक है। सिक्योरिटी में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। और एफडीज़ जो मेरी हैं वो भी मैं एज अ सिक्योरिटी ऑफ़र कर सकती हूँ बैंक को, ठीक है। तो अब मैंने वो जो भी सिक्योरिटी दी है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर घर दिया है तो घर की मार्केट वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तब हमारी क्या आ जाएगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं मार्जिन का, मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी माइनस अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। तो लेट सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख को हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे जो लोन मिलेगा वो 60,000 का ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 1 लाख की सिक्योरिटी वहाँ पे जमा कराऊंगी तो मुझे बस 60% ही, यानी कि 60%, 1 लाख का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 60,000, ठीक है। तो मुझे 60,000 तक का ही अमाउंट मिलेगा लोन के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1 लाख माइनस 60,000 यानी कि 40,000 क्या हो गया, 40% क्या हो गया, मार्जिन हो गया, ठीक है। कि इतना मुझे लोन नहीं मिलेगा, 1 लाख का सिर्फ 60% ही मुझे लोन मिलेगा, 60,000 ही मिलेगा, ठीक है। इफ़ द मार्जिन फिक्स्ड by the central bank is 40%, then commercial banks are allowed to give a loan only up to 60% of the value of security, ठीक है। तो अब सेंट्रल बैंक क्या करती है, एक मार्जिन जो है वो फिक्स कर देती है। यहाँ पे इस केस में सेंट्रल बैंक ने कितना मार्जिन फिक्स किया था, 40%, ठीक है। तो अब 100 में से 40 गए, इतना मार्जिन है कॉमर्शियल बैंक्स का, इससे ज़्यादा लोन नहीं देगी, तो मुझे 60% लोन मिल जाएगा, ठीक है। 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो मेरी ये जो सिक्योरिटी थी 1 लाख की, इसका 60% जो है मुझे लोन मिलेगा, बाकी 40% नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो तो मार्जिन है ना, सेंट्रल बैंक ने रखी है मार्जिन कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, इसीलिए। अब जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है ना, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रेडिट क्रिएशन से। कैसे, कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए, यानी कि सेंट्रल बैंक ने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स हमें जो है कम लोन दे पाएंगे, है ना। हमारी जो सिक्योरिटी है उसके बदले में हमें कम लोन मिल पाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम है तो हम ज़्यादा लोन ले पाएंगे, ठीक है। कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन हमें दे पाएगा, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट हो पाएगा। सेकेंड इसमें आ जाता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या होता है कि एन अरेंजमेंट इन विच सेंट्रल बैंक प्रिस्क्राइब्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। अब क्या हुआ, क्रेडिट राशनिंग में जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया, कमर्शियल बैंक्स को बोला कि भाई यही आपकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा आप क्रेडिट क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है। एक लिमिट बता दी कि भाई इससे ज़्यादा आप जो है क्रेडिट क्रिएट नहीं करोगे, ओके। और क्या बताया, एक और चीज़ बताई, हाउ मच क्रेडिट शुड बी गिवन एंड टू whom, ठीक है, कि आपको कितना क्रेडिट देना है और किसको देना है। अगर, ठीक है, कितना देना है
ये तो हो ही गया, लिमिट में ही आ गया। लेकिन किस किस को देना है, किसको देना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है। जैसे अगर मान लो कि प्रायोरिटी सेक्टर अभी जो है सेंट्रल बैंक की, वो एग्रीकल्चर हो सकता है, मोर टू फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स को ज़्यादा लोन दो, एग्रीकल्चर में हमें ज़्यादा लोन देना है ताकि फार्मर्स जो है वो लैंड ले सकें, खेती हो सके, राइट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अगर बढ़ावा देना होगा सरकार को, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उनको सुविधा हो सके, राइट। जो क्रेडिट राशनिंग है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रेडिट क्रिएशन से, कि अगर क्रेडिट राशनिंग जो है ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा अगर लिमिट रखी सेंट्रल बैंक ने तो फिर जो कमर्शियल बैंक है वो कम लोन दे पाएंगे, ठीक है, और अगर कम क्रेडिट क्रिएशन का मार्जिन रखा तो फिर ज़्यादा लोन दे पाएंगे कमर्शियल बैंक्स। नाउ थर्ड क्वालिटेटिव मेजर हमारे पास आ जाता है मॉरल सुएशन, ठीक है। इट रेफर्स टू परसुएशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, अपील and informal suggestion by the central bank to commercial banks to cooperate with general monetary policy, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, अच्छे से बोलता है, प्यार से बोलता है, एडवाइस करता है, अपील करता है, ठीक है। परसुएशन, परसुएशन मतलब किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, अपने एक्शन से या फिर थॉट से, वर्ड से, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक को जो है बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, इनफॉर्मल सजेशन देता है, ठीक है, फॉर्मल सजेशन नहीं। फॉर्मल मतलब क्या होता है कि एकदम ऑफिस से ऑर्डर वगैरह आया है, लेकिन ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स कौन से होते हैं, ऑफिस वगैरह, और इनफॉर्मल यानी कि घर में जैसे बातचीत करते हैं अपन लोग, है ना। तो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को इस तरीके से एडवाइस करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, तुम इनको मान लो ना अच्छे से, ठीक है, कोऑपरेट कर लो हमारे साथ, क्यों वो दिक्कत पैदा कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे प्यार से समझाता है। इट मे एनकरेज और डिस्करेज द कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। अगर मॉरल सुएशन जो है अच्छे से सेंट्रल बैंक कर रही है तो कमर्शियल बैंक जो है ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन अगर मॉरल सुएशन कम है तो कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। वहीं पे दूसरा अगर हम देखें, अगर कमर्शियल बैंक ने अच्छे से सेंट्रल बैंक की बात मानी तब तो वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर कम बात मानी तो फिर जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट भी कम क्रिएट करने देगी, ठीक है। फोर्थ आ जाता है डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। भाई ऊपर तो मॉरल सुएशन में तो हम यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो समझा रहा था कमर्शियल बैंक्स को कि भाई हमारी बात मान लो, लेकिन फोर्थ में क्या हो गया, डायरेक्ट एक्शन। अब भाई तुमने ऊपर हमारी बात नहीं मानी तो अब हम तुम्हारे पे एक्शन लेंगे। क्या एक्शन ले सकते हैं, आरबीआई और सेंट्रल बैंक टेक्स एक्शन अगेंस्ट कमर्शियल बैंक दैट वॉयलेट्स नॉर्म्स, ठीक है। तो अब जिसने भी हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो वॉयलेट करे, फॉलो नहीं किया हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जिस भी कमर्शियल बैंक ने जो है फॉलो नहीं किया रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेंट्रल बैंक के, तो फिर उनके खिलाफ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस और कैन गिव पनिशमेंट और अप्लाई पेनल्टी ऑन कमर्शियल बैंक्स एंड कैन स्टॉप गिविंग मनी और क्रेडिट, ठीक है। तो अब भाई तुमने बात नहीं मानी सेंट्रल बैंक्स की तो कमर्शियल बैंक का क्या कर देंगी, पनिशमेंट देंगी उनको, ठीक है, या फिर क्या कर सकती हैं, कुछ ना कुछ पेनल्टी लगा सकती हैं, या फिर क्या कर सकती हैं कि क्रेडिट कम, रिफ्यूज़ल ऑफ क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट देने से जो है रोक सकती हैं, क्रेडिट देने से मना कर सकती हैं कि भाई अब हम और क्रेडिट नहीं देंगे तुमको क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, ठीक है, एकदम बच्चों जैसा। रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि भाई इतनी लिमिट है तुम्हारी क्रेडिट क्रिएट करने की, इससे ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है। या फिर सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस कि भाई तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब हम तुम्हारा लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, अब तुम क्रेडिट ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये सारे एक्शंस है। तो यहाँ जा कर के हमारे दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स क्रेडिट कंट्रोल के ख़त्म होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीकॉम एमकॉम तक भी आता है, ठीक है, और सीबीएसई में भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, एक एक पॉइंट जैसे मैंने समझाया है वैसे ही लिख के आइएगा, ठीक है। फिर से अगर हम रिवाइज करें तो देख सकते हैं फटाफट से क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या क्या आ जाते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इसमें भी दो आते हैं, सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। वहीं पे अगर हम क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट राशनिंग, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। ये चारों तो बहुत ही ईजी आपको समझ आ गए होंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स यानी कि अमाउंट ऑफ लोन माइनस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। क्रेडिट राशनिंग मतलब हमने एक लिमिट डिसाइड कर दी, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट, उससे ऊपर क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। मॉरल सुएशन हम रिक्वेस्ट करेंगे, सेंट्रल बैंक जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कमर्शियल बैंक से कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी मान लो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन में क्या आ जाता है, पेनल्टी, पनिशमेंट, ये सब।
वहीं पे अगर हम बैंक रेट की बात करें, बैंक रेट में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स देती है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, इसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन्स देती है। रीपर्चेज रेट भी हम इसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स देती है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो भी कमर्शियल बैंक्स ने अपना सरप्लस फंड्स जो है सेंट्रल बैंक के पास रखा है उस पर सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि CRR यानी कि टोटल डिपॉजिट जो भी पब्लिक से आई हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, उसका कुछ ना कुछ जो पार्ट है, रेशो है, वो सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा कमर्शियल बैंक्स को। लेकिन इसमें जो भी टोटल डिपॉजिट्स का थोड़ा बहुत पार्ट है वो बैंक को खुद के पास ही रखना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।